हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, सीडीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग का डे 2 है। चलो देखते हैं कि हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के भिन्न चरणों भिन्न भिन्न दरों से क्या होता है, विकसित होता है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है। चलो हम लोग पहले आंसर को देखते हैं कि आंसर को समझते हैं कि विकास क्या होता है। एक आयामी होता है। एक आयामी का मतलब होता है एक आयामी का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज क्या होता है, विकसित होता है एक आयाम में, एक दिशा में, एक दिशाई। विकास क्या है, एक दिशाई यानी एक डायरेक्शन में होता है। दूसरा क्या है, विकास एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो हमेशा क्या करे, चलते रहे जीवन भर, लाइफ स्पेन भर। ठीक है। और डी हमारा क्या है, विकास की दिशा जो है क्या होती है, अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के भिन्न चरणों में विभिन्न विभिन्न दरों से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो सबसे पहले क्या, पहला हमारा आंसर क्या है, पहला ऑप्शन कि विकास क्या है, एक आयामी। एक आयामी का मतलब होता है एक आयाम में, एक आयाम मतलब कि सिर्फ एक ही चीज में बढ़ोतरी हो, एक दिशा है। और दूसरा क्या है, एक दिशा है कि एक दिशा में सिर्फ होता है। और दूसरा क्या है, विकास सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि हम लोग का कंटिन्यू से चलता रहता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन जो है वो डी नंबर सही है। कैसे सही है कि विकास क्या होता है, अधोगामी होता है। अधोगामी का मतलब होता है क्या, केंद्र से परिधि की ओर। यानी जो हमारा विकास जो होता है सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, बॉडी में सेंटर पार्ट में क्या होता है, शुरू होता है। और उसके बाद कहाँ जाता है, एक्सट्रीम लेवल तक। एक्सट्रीम मतलब क्या, एक्सट्रीमिटी, यानी कि सबसे पहले आपका जो विकास होता है वो बॉडी के बीच वाले हिस्से में शुरू होता है। और वहां से विकास होते होते क्या करता है, आपके बॉडी के अलग पार्ट, यानी अगर आपके चेस्ट से अगर विकास क्या होता है, अगर डेवलप विकास हो रहा है तो चेस्ट से होते होते कहाँ, आपके हैंड, और हैंड में फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिंगर में जाएगा। और दूसरा क्या है, शीर्षगामी। शीर्षगामी का मतलब होता है कि जो विकास है उसका, जो विकास कहाँ से होता है, हेड टू टो, यानी सर से पैर की तरफ। जो विकास होता है वो कहाँ होता है, सर से पैर की तरफ होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है कि विकास की दिशा जो होता है अधोगामी होती है, यानी केंद्र से परिधि की ओर। और शीर्षगामी यानी हेड टू टो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन, यानी ये जितना भी सेंटेंस दिया हुआ है, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही है कि बच्चे का जो विकास जो है, बच्चे का विकास क्या होता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है, या बच्चे बचपन की वह अवधि जिसमें 10 विभिन्न क्या है, 10 विभिन्न अवस्थाओं में क्या है, बांटा जा सकता है, ये है। या तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा सी, बच्चे की सोच समझ क्या है, बच्चे की सोच जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया से क्या होती है, प्रभावित नहीं होती है। ये तो भाई गलत है कि जो बच्चा का जो सोच समझ है वो तो सामाजिक परिवेश से ही तो प्रभावित होता है। वो बच्चे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे का नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं। कि बड़ा जो करता है, बड़ा जो भी चीज करता है बच्चे क्या करते हैं, उसको नकल करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, नकलची बंदर होते हैं। चलो देखते हैं कि डी नंबर क्या है, कि बच्चे का जो विकास है केवल क्या होता है, अनुवांशिक पर आधारित होता है। भाई ये भी तो ऑप्शन क्या है, गलत है कि बच्चे का विकास जो है वो अनुवांशिक पर आधारित नहीं होता है। बच्चे का विकास जो होता है वो दोनों से होता है। किससे होता है, अनुवांशिक से भी होता है और वातावरण से भी होता है। ये लिखा हुआ नहीं है कि सिर्फ अनुवांशिक पर कोई अगर किसी भी बच्चे का विकास अगर अनुवांशिक से होता है तो ये टोटली गलत है। अगर आप बोलोगे कि ये 50% क्या होता है, अनुवांशिकता से होता है, यानी जेनेटिक्स से होता है, और 50% इन्वायरमेंट से होता है, तो ये भी कहना आपका गलत है। ये कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि कितना भाग, बस ये कहा गया है कि अनुवांशिकता और वातावरण से क्या होता है, बच्चे का विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है सही है क्वेश्चन के हिसाब से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला हम लोग का कौन सा कथन सही है, तो ए नंबर जो है हम लोग का सही है कि बच्चे का जो विकास है वो क्या होता है, सामाजिक संस्कृति परिपेक्ष में होता है। कि बच्चे का जो विकास है वो कहाँ कैसे होता है, सामाजिक परिपेक्ष में होता है। किस सामाजिक परिपेक्ष, बच्चे का विकास कैसे होता है, सामाजिक परिपेक्ष में, यानी कि बच्चा जो है उसका विकास जो होता है जब तक वो किसी से मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं। अगर मिलेगा नहीं तो बोलना नहीं सीखेगा, अगर चार आदमी के बीच में अगर बैठेगा नहीं
तो उसको क्या होगा, बड़े छोटे का तमीज नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चे का विकास जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक प्रेम यानी कि कल्चर से भी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या है, पहला आंसर सही है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। देखो, अनुवांशिक विन्यास और पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, अनुवांशिक यानी जेनेटिक विन्यास और पूर्व निर्धारित उससे पहले, ठीक है, रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, क्या वो अनुकलन कहलाती है। अनुकलन का मतलब होता है इमिटेशन यानी नकल करना। अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। और समाजीकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन यानी कि आप समाज में कैसे हैं। ठीक है, उठना बैठना यानी समाज से आप जो सीखते हैं, बड़े से छोटे से, ठीक है, मम्मी से पापा से मौसा से मौसी से, जितने भी लोग हैं सभी से क्या करते हैं आप सीखते हैं। या क्या परिपक्व या फिर क्या परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, कि आप में मेच्योरिटी आता है तब सीखते हैं। तो हम लोग का आंसर इसमें कौन सा सही है, आंसर हम लोग का इसमें सही है कौन सा, ये समाजीकरण। समाजीकरण बोले अनुवांशिकता, अनुवांशिकता से पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया यानी जेनेटिक्स से, यानी क्या होता है आधा बच्चा जो है, हम क्या बोले अभी शुरू में कि बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है समाजीकरण यानी इन्वायरमेंट से भी, इन्वायरमेंट से होता है और जेनेटिक्स यानी दोनों से मिला करके होता है। बच्चे का जो विकास जो होता है वो किससे होता है, ये लिखा हुआ नहीं है कि 50% जेनेटिक्स होगा और 50% इन्वायरमेंट होगा, तो ये नहीं है, ये गलत बात है। तो हम लोग बच्चे क्या अनुवांशिक पूर्व निर्धारित यानी पहले से प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, यानी सामाजिकरण से प्रकट होता है। यानी बच्चा जब तक क्या करेगा, परिवेश में घुलेगा नहीं मिलेगा नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि कौन क्या है, उसको क्या मोरल नैतिकता यानी कि अच्छे बुरे का समझ उसको नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, अब बोला जा रहा है कि समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है। देखो, समाजीकरण का प्राथमिक यानी सोच लें कि समाजीकरण, अगर हम लोग कुछ भी अगर सीखते हैं तो सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, तो प्राथमिक क्या हो गया, और समाजीकरण का क्या है द्वितीय, द्वितीय कारक क्या है, वो क्या होगा, क्या होगा, या परिवार, परिवार होगा, या विद्यालय होगा, या फिर मीडिया होगा, या परिवार होगा, ये क्या है विद्यालय मीडिया, ठीक है, या मीडिया या पास पड़ोस। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, समाजीकरण में सबसे पहला हमारा क्या होता है कि समाज में क्या बोले, सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक क्या है, कि अगर हम लोग सोशलाइज हैं, हम लोग अगर क्या करते हैं समाज में अगर जाते हैं तो हम लोग का देखो, अगर हम समाज में अगर हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या करता है, हम लोग कहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग कहाँ से सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग के जहाँ अगर हम जन्म लेते हैं तो हमारे चारों तरफ कौन रहते हैं, हमारे चारों तरफ कौन रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है। तो क्या है सबसे पहले क्या इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला नंबर ही करेक्ट ऑप्शन है। जैसे परिवार, जैसे हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, अपने परिवार वाले को ही देखते हैं, फिर किसको देखते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं, उसके बाद विद्यालय जाते हैं। कि सबसे पहला हमारा सोशलाइजेशन जो है वो प्राथमिकता है वो परिवार है, और दूसरा क्या है विद्यालय, कि हम लोग विद्यालय में जाकर सीखते हैं सबसे पहले कि कैसे किसको क्या बोलना है, बड़े छोटे का क्या तमीज है, हम कहाँ से सीखते हैं, अच्छे बड़े छोटे का यानी कि अच्छे बड़े जो बड़े बुजुर्ग हैं उसका बात मानना, हम लोग कहाँ से सीखते हैं, ये परिवार से तो सीखते हैं। तो दूसरा हम लोग कहाँ से सीखते हैं, विद्यालय सीखते हैं, यानी सेकेंडरी चीज हम लोग क्या करते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। और प्राथमिकता यानी पहला जो चीज है वो कहाँ से हम लोग सीखते हैं, वो स्कूल से सीखते हैं, यानी परिवार। पहला चीज जो हम कहाँ से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, और दूसरा चीज यानी सेकेंडरी चीज जो होता है वो हम लोग कहाँ से, विद्यालय से सीखते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि समाजीकरण का जो प्राथमिक प्राथमिक है वो क्या है, वो परिवार है, और दूसरा क्या है समाजीकरण का द्वितीय कारक वो विद्यालय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, और दूसरा विद्यालय में सीखते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण का प्राथमिकता क्या है, विद्यालय है। यानी समाजीकरण का अगर आपको बोला जाए कि प्राथमिकता यानी प्रथम में कि आप पहले कहाँ सीखते हैं, तो पहले आप कहाँ सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, और बाद में कहाँ सीखते हैं, आप विद्यालय में सीखते हैं। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक सेकंड भाई। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखो आ गया कि लॉरेंस लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, ये क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग एक साइंटिस्ट है, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 8वीं वर्ष यानी बच्चा का उम्र कितना है, 7 8 वर्ष की है, बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। नैतिक निर्णय, अब सबसे पहले आप देखो कि नैतिक निर्णय क्या होता है। नैतिक निर्णय होता है कि क्या, नैतिक निर्णय क्या होता है, अच्छा बुरा,
ठीक है, अच्छा बुरा, यानी कि उसको सोच समझ होना चाहिए अच्छे बुरा का, कि क्या अगर हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वो अच्छा है या बुरा है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो 7-8 वर्षीय बच्चे होते हैं, तो उसमें सही चीज लेने का क्या निर्णय होता है, उसमें सही चीज कैसे लेगा? क्या उसको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना? क्या 7-8 वर्षीय जो हमारा क्या है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग जो 7-8 का वर्ष है, उसको क्या मतलब है समाज से, क्या मतलब है समाज से, कि सामाजिक वर्ग की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वो तो बच्चा है, उसको तो कोई सोच समझ नहीं है। तो दूसरा हमारा क्या है, सामाजिक अनुबंधन, ये भी नहीं। दंड और हाँ आज्ञा आज्ञा पालन, ठीक। और तीसरा क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखो सबसे पहले कि जो इसमें तो देखो हम क्या बोले थे आप लोगों को, किसी सेट में सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉकआउट करना है। नॉकआउट का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको आंसर लगे कि ये तो क्वेश्चन के परे हैं, यानी क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, उसको हटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ए नंबर हम लोग का नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको उससे नियम से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक अनुबंधन इससे भी कोई मतलब नहीं है उसको। और डी नंबर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये तो कुछ और ही है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है, हमारा सही आंसर कौन सा है, सी नंबर आंसर सही है, कि दंड और आज्ञा पालन। एक बात बताओ बताओ हम लोग को, पहले हमको, कि अगर आपको घर पे अगर आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप कोई चीज शरारत करते हैं, ठीक है, तो अगर आप कुछ शरारत करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या करते हैं आप, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतलब कुछ बोल देते हैं, कि आपको डर लगता है इसीलिए आप क्या कहते हैं, झूठ बोल देते हैं? अगर आप झूठ बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए? नहीं ना। आपको क्या होता है, आप मार से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। तो 7-8वें वर्ष जो जिसका कि 6-7 मतलब एज है बच्चे का, उसको कोई मतलब नहीं, उसको क्या है, सिर्फ मार से मतलब है कि अगर हमको कोई चीज अगर हम कोई गलती किए हैं तो हमको दंड से बचने के लिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8वें वर्ष में नैतिकता यानी अच्छे बुरे का लेन देन का अधिकार क्या होता है, आधार क्या है, वो दंड है, दंड और आज्ञा पालन। कि हमको अगर हमको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अगर बनना है तो क्या करेंगे, सबका बात मानेंगे। अगर हमको मार से बचना है तो हम क्या करेंगे, कि हम ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे जिससे हमको घर पे क्या करें, कुटाई हो जाए, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्राथमिक उद्देश्य। देखो हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी ये क्या है, ये मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन आपका टेस्ट है। सतत यानी कि हमारा चलते रहना, कि मूल्यांकन जो है आपका क्या करना है, टेस्ट लेना है, आपको टेस्ट लेता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कि छात्रों में प्रदर्शन, कि छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। अगर हम बच्चे का क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो क्या करते हैं, किस लिए टेस्ट लेते हैं, उस बच्चे के लिए टेस्ट लेते हैं, कि उस बच्चे में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, कि कौन सा बच्चा क्या है, कौन सा बच्चा कितना अच्छा है, कौन सा बच्चा क्या है, भोंदू है, कौन सा बच्चा कितना तेज है, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं। नहीं ना, कि हम जो पढ़ाए हैं, हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम जो भी चीज उसको समझा रहे हैं वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, हम इसलिए ना टेस्ट लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। हम कभी भी मूल्यांकन अगर टेस्ट लेते हैं किसी भी बच्चे का, तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरे से तुलना तो करना ही नहीं, हम तुलना नहीं करते हैं बच्चे का, ठीक है। ये सीबीटी में, ये मतलब सी टेट में ये बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं है, ठीक है, तुलना, दूसरे से तुलना करना। कि हम क्यों तुलना करें, अगर हमको किसी को पढ़ाना है, अगर हमको किसी को पढ़ाना है, कि हम दो बच्चों को कंपटीशन अगर बीच में करते हैं, तो ये अच्छा तरीका है। देखो ये क्या कहता है, जेनेटिक चीज है, कि कोई बच्चा जो है सबसे पहले सीखता है और कोई बच्चा लेट से सीखता है, ठीक है, लेकिन सीखता दोनों है, चाहे वो लेट से सीखे या दो बाद में सीखे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। कि छात्रों में समझ को आकलन और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण स्वास्थ्य का इसके अनुसार रूपांतरण करना। देखो बोल रहा है कि छात्रों, दूसरा के छात्रों का, तीसरा हमारा क्या है, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। देखो हमारा ये सी ऑप्शन क्या कर रहा है, छात्रों यानी स्टूडेंट को उनके प्रदर्शन, यानी कि हम जो भी उसका टेस्ट लिए, वो उसका जो भी परफॉर्मेंस आया उसके अनुसार क्या किए, उसको वर्गीकरण कर दिया, बांट दिया। क्या क्या हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट इसीलिए लेते हैं कि बच्चे को क्या करें, वर्गीकरण करना, कि हम कौन सा बच्चा क्या ज्यादा तेज है, कौन सा बच्चा भोंदू है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, नहीं करते हैं। तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर हम लोग किसी बच्चे को क्या करते हैं, किसी क्लास में अगर बच्चे को अगर क्या करते हैं, बिठाते हैं, तो बच्चे को क्या करते हैं, सारे बच्चे को एक
एक जगह एक क्लास में बैठाते हैं, चाहे वो तेज रहे, भोंदू रहे, गोरा रहे, काला रहे, हम क्या करते हैं वर्गीकरण नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। हम क्या करते हैं वर्गीकरण नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है अलग अलग होता है, और हर बच्चा क्या करता है एक दूसरे से क्या करता है, आप यानी दोस्त से हर से सबसे सीखता है, इसीलिए हम कभी एक तरह के बच्चे को एक क्लास में नहीं बिठाते हैं, यानी जितना भी तरह का बच्चा होता है हम उसको सबको मिलाकर बैठा, तो इसमें हमारा ये भी ऑप्शन क्या है गलत हो गया, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखो तो डी में छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, देखो क्या बोला कि हम लोग अगर कोई भी मूल्यांकन अगर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, क्या करते हैं कि उसको क्या करना, सफल, कि वो कितना सफल हुआ है उस सब्जेक्ट में और कितना विफल हुआ है, यही घोषित करने के लिए, नहीं जी नहीं। तो हम लोग को क्या करते हैं, अगर कोई किसी को बच्चे को भी अगर टेस्ट लेते हैं किसी भी बच्चे का, तो हम उसको इसलिए नहीं लेते हैं कि उसको सफल घोषित करें कि ये अच्छा अच्छा स्टूडेंट है, ये खराब स्टूडेंट है, हम इसलिए मूल्यांकन नहीं। तो हम लोग इसमें देखें कि पहला आंसर जो है हमारा ये भी गलत है, दूसरा ऑप्शन ये सही है, तीसरा भी गलत है, ये चौथा भी गलत है, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा इसमें ये सॉरी ये बी आंसर क्या है कि छात्रों की समझ और आकलन और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण स्वास्थ्य को इसके अनुसार क्या करना, रूपांतरण करना, यानी कि बच्चा को हम लोग क्या करते हैं जैसे हम सिखाना चाहते हैं, अगर बच्चा क्या करता है अगर नहीं सीख रहा है तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजी बदलेंगे, क्योंकि अगर हम बच्चे को क्या करें, अगर खेलकूद कर अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो हम उसको क्या करें, अगर कोई भी टॉपिक अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको क्या करें बताएंगे, नहीं अगर वो समझेगा तो हम उसको क्या करेंगे लिख कर बताएंगे, ठीक है। अगर वो लिख के भी नहीं कर तो खेलकूद करके पढ़ाएंगे, यानी खेलकूद में अगर उसको अगर वो खेलकूद में भी नहीं सीख रहा है तो हम उसको क्या करेंगे ऑडियो विजुअल, यानी यानी उसको चित्र दिखाकर उसको समझाएंगे, ठीक है, पर समझाएंगे जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसको सफल और विफल घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे से उसको तुलना करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। देखो मूल्यांकन हम जब भी करते हैं तो बच्चों के क्या करते हैं, सीखने की बच्चा कितना सीखा इसीलिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखो कि एक बच्चा जो है लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर एक बच्चा को अगर हम कुछ लिखा रहे हैं तो क्या करता है वो लगातार क्या करता है कठिनाई का सामना कर रहा है उसको, यानी कठिनाई यानी वो लिख नहीं पा रहा है, अगर हम उसको लिखा रहे हैं ए लिखा रहे हैं तो वो लिख नहीं पा रहा है, अगर बी लिखा रहे हैं तो वो डी लिख दे रहा है, अगर 6 लिखा रहे हैं तो वो 9 लिख दे रहा है, तो क्या कर रहा है कि वो बच्चा क्या कर रहा है लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। बनाए रखने के लिए देखो कहता उसे अक्षर बनाने में या अक्षर के बीच में अंतर करने में चुनौती महसूस हो रही है, यानी बच्चा जो है दो शब्द के बीच में या लिख नहीं पा रहा है या उसको समझ नहीं पा रहा है, अगर हम बी बता रहे हैं तो वो डी पढ़ रहा है उसको, अगर हम उसको 6 बता रहे हैं तो वो क्या कर रहा है 9 बता रहा है, तो ये कौन सा वैफल्य है, यानी कि अगर हम बच्चे को लिखने में अगर लिखने के लिए बोल रहे हैं तो वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है, तो आखिर में ये कौन सा वैफल्य है, वैफल्य क्या पठन वैफल्य है, तो बच्चा तो पढ़ तो ले रहा है ना, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, पढ़ तो ले रहा है, क्या करना है आलेखन वैफल, आलेखन देखो क्या बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे को क्या कर रहे हैं लिखने के लिए, लिखने में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं उसको, तो हम लोग क्या करना है देखो उसको अगर उसको लिखने के लिए दे रहे हैं तो वो लिख नहीं पा रहा है, तो ये कौन सा वैफल्य है, अगर उसको हम लिखने के लिए दे रहे हैं तो वो लिख नहीं पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या है क्वेश्चन के मुताबिक लेखन वैफल्य, अगर हम उसको कोई चीज लिखा रहे हैं अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो वो कौन सा वैफल्य है, लेखन वैफल्य है कि वो लिख नहीं पा रहा है, लिखने में उसको कठिनाइयां हो रही है, ठीक है। ये डिस्ग्राफिया है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो हमारा आंसर यही सही सही है, और इधर से ये सब तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्योंकि हमारा आंसर क्वेश्चन के मुताबिक यही मिल गया तो हम दूसरे को क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखें कि हम लोग का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले कि सीटेट में क्या करना है हमको नॉकआउट करना है, अगर हमको आंसर मिल जाता है तो दूसरे क्वेश्चन पे हमको दूसरे ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को आप आंसर को पढ़ लेना है, लेकिन आपको क्या करना है अगर क्वेश्चन के मुताबिक अगर वो बोल रहा है तो ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन के मुताबिक अगर वो नहीं बोल रहा है तो आपको उसको काट देना है, क्योंकि देखो क्योंकि सीटेट में ऐसा क्वेश्चन हमेशा क्या करना है उलझाने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है, कि आपको सारे लगेंगे क्वेश्चन कितने हैं, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए होंगे वो लगेगा सारे सही है, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है नॉकआउट करना है, अगर आप उसको अगर नॉकआउट करते हैं तब आप क्या करेंगे सही ऑप्शन पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्यालय में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नता को रखने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी बच्चा क्या है एक दूसरे से क्या होता है अलग होता है, ठीक है, बच्चा क्या होता है एक दूसरे से हमेशा क्या होता है अलग होता है, कोई भी बच्चा क्या होता है एक तरह का नहीं होता है, ठीक है, कोई भी बच्चा एक तरह का नहीं होता है। चलो हम देखते हैं इसमें क्या है, देखो
हम लोग का ऑप्शन क्या है? सबसे पहले देखो ऑप्शन है क्या, मानकृत पद्धतियों और आकलन के तरीके का उपयोग करना चाहिए। मानकृत यानी स्टैंडर्डाइज। देखो जहां भी स्टैंडर्डाइज का बात करेंगे हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे, उस ऑप्शन को काट देंगे। देखो क्योंकि हम लोग को अगर बच्चे को अगर क्या करना है, सिखाना है, तो स्टैंडर्डाइज यानी कि जैसा हम सिखा रहे हैं उसी तरह बच्चे को सीखना है, ये नहीं है। ठीक है, बच्चे को हमको सिखाना है, आप एक ही तरह से बच्चे को सिखाएंगे, अगर वो नहीं सीख रहा है तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बदलेंगे। ये नहीं कि बच्चे को बदल देंगे कि अगर वो बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसको हटा देंगे। आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो आपको सारा चीज क्या है, सेकेंडरी है, मेन क्या है, बच्चा है। यहाँ पर हीरो कौन है, बच्चा है। आपको बच्चे को सिखाना है। ठीक है, आपको सेकेंडरी चीज को नहीं करना है कि जैसा हम पढ़ा रहे हैं नहीं हम वैसा ही पढ़ाएंगे। आप में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप बच्चे को पढ़ा सकें। ठीक है, कि बच्चे जो है आपकी बातों को क्या करें, समझ सके। इसीलिए स्टैंडर्डाइज मानकीकृत नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, हम लोग का गलत है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षण शास्त्र। देखो बोला है शिक्षण शास्त्र उपागम, शिक्षण शास्त्र उपागम और मूल्यांकन की विधि साधन का उपयोग करना। यानी शिक्षण शास्त्र उपागम यानी जितना भी चीज है, मूल्यांकन यानी टेस्ट लेने का हम लोग का जितना भी तरीका है, ठीक है, उसके आधार पर क्या करना है, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षण स्वास्थ्य का इस्तेमाल करना और योग्यताओं आकलन पर बल देना कि बच्चा कितना कितना योग्य है, ये नहीं हो। देखो यहाँ क्या आ गया, रटन, रटन आ गया ना, आधारित। कि हम देखो हम लोग को बच्चे को क्या करना है, रटाना भी नहीं है। क्या करना है, ये तो देखो कट गया, ये भी कट गया। देखो पहला क्या है, ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, मानसिक। जैसे कि अगर आपने अगर सीटेट को अगर आप देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर इसमें अगर क्या करें, मानसिक यानी स्टैंडर्डाइज आ गया है, तो ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। आपको यहाँ भी आप देखोगे कि ये वाला वर्ड कौन सा, ये मानकृत वाला स्टैंडर्डाइज, तो आपको क्या करना है, हटा देना है। कि अगर जिस भी ऑप्शन, चाहे ऑप्शन कितना भी सटीक क्यों ना है, पर अगर मानकृत लग गया तो वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, रोक लगा देना है। ठीक है, देखो सी टेट में ऑप्शन होता है, सी टेट का जो क्वेश्चन होता है उसका क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होना चाहिए। कि बच्चा क्या है, ये कि एक ही तरीका से सोचना नहीं, बच्चा क्या है, अलग अलग तरह से सोचना चाहिए। ठीक है, बच्चे को अलग अलग तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी चीज में फिक्स नहीं कर देंगे बच्चे को कि नहीं तुमको ऐसा ही करना है। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, और जो बच्चे को क्या करना है, हमको रटाना भी नहीं है। ये क्या है, ये दोनों निगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब हम लोग का क्या करा, दो ऑप्शन बचा। देखो पेपर पेंसिल अधिगम, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, पेपर पेंसिल आधारित परिप्रेक्ष्य में संख्याओं में अंक में करने और पूर्ण परिणाम पर बल देना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखो पेपर पेंसिल क्या है, पेपर पेंसिल पर हम ज्यादा क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते सीटेट में। देखो हमको क्या करना है, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कैसे बी सही है हम आपको बताते हैं कैसे सही है। ठीक है, देखो कैसे सही है बी ऑप्शन। देखो बोल रहा है कि शिक्षण शास्त्र उपागम और मूल्यांकन के विधि का साधारण का उपयोग करना। देखो कि अगर हम देखो क्या करना है कि विद्यालय में व्यक्तिगत क्या विभिन्नता है, यानी अगर कोई स्कूल है तो उसमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है कि पूरा करने के लिए। कि अगर एक क्लास है तो एक क्लास में क्या है, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, बहुत तरीके के बच्चे, कहने का मीन दैट से कि हर बच्चा क्या है, अलग अलग तरीके से क्या करना है, सीखना पसंद करता है। जितना भी बच्चा है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, सीखना। किसी को क्या करता है, खेल कूद में सीखना पसंद करता है, यानी खेल कूद के माध्यम से वो सीखना पसंद करता है। कोई बच्चा जो है वो क्या करता है, ये पढ़ के, यानी अगर उसको पढ़ा देते हैं तो वो सीख जाता है। किसी को क्या करता है, चित्र दिखाकर आपको क्या करते हैं, रोल प्ले कर कर, ठीक है, ड्रामा कर कर आपको सिखाना पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षण स्वास्थ्य उपागम यानी जितना भी शिक्षण स्वास्थ्य उपागम है, जितना भी चीज है, अब बच्चे को पढ़ाने के लिए जितना भी स्ट्रैटेजी है उन सारों को यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है, फिर उसका क्या करना है, टेस्ट लेना है। कि विभिन्न साधनों का उपयोग करना। और विभिन्न साधन, विभिन्न साधन का मतलब क्या होगा, आप तरह तरह का चीज क्या करें, यूज कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। अगर आप बच्चे को पढ़ाना है तो क्या करेंगे, आप स्ट्रेटेजी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, हाँ? क्या पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको काउंटिंग सिखा रहे हैं, अगर काउंटिंग क्या कर रहा है बच्चा, अगर अगर आप बोर्ड पे, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लेकर अगर उसको आप सिखा रहे हैं, तो बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो हम उसको कैसे सिखाएंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग पांच क्या करेंगे, पांच स्टोन लेंगे। अगर हम उसको प्लस अगर सिखा रहे हैं तो पांच स्टोन लेंगे, तो उसको बोलेंगे कि देखो मेरे पास क्या है, पांच स्टोन है, यानी पांच पत्थर है। ठीक है, और उस दूसरे के पास क्या है, टू टू स्टोन है। ठीक है, दो। तो हम उसको क्या करेंगे, ये सारा स्टोन क्या करो तुम रखो। तो बच्चे को क्या बोले, अब हम उससे पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितना स्टोन है, यानी कितना पत्थर है, तो वो बोलेगा मेरे पास क्या पहले से
कितना था, 5 प्रतिशत था। बाद में आपने कितना दिया, 2% दिया, तो 5 6 7, तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सिखाना है बच्चों को। ठीक है, तरह तरह का स्ट्रेटेजी, यानी हर स्ट्रेटेजी यूज करना है, फिर आपको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। अगर मूल्यांकन करने के बाद भी अगर वो देख रहे हैं, मूल्यांकन का मतलब होता है टेस्ट लेना, जो आप उसको सिखाएं अगर वो सीख लिया, फिर उसमें हम मूल्यांकन इसीलिए करते हैं, उसका टेस्ट इसीलिए लेते हैं कि हम जितना बताए हैं बच्चे को वो सीखा है या नहीं। अगर वहां पर जहां पर वो नहीं सीखा होगा उसके आधार पर क्या करेंगे, जहां पर वो नहीं सीखा हम तो क्या करेंगे, हम उसको तुरंत बताएंगे कि देखो कि इसमें ऐसा होता है। अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं। ठीक है, यानी सबको मिलाते हैं। अगर घटाना होता है तो क्या करते हैं, उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों समझ में आया ना ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता। चलो हम देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता देखो, सॉरी, देखो सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कुछ करना। निम्न में कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, कौन सा लक्षण है सृजनात्मकता, कौन सा लक्षण है, क्या वो अवधारित चिंतन है, क्या वो अब आवेशशील, आवेशशील या सोच में केंद्रीकरण या अभिसारी चिंतन। देखो अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, देखो अभिसारी चिंतन किसको बोलता है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, और अभिसारी चिंतन क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, हमारा इसमें कौन सा सही है, ए नंबर सही। ये दोनों से कोई मतलब नहीं, सोच में केंद्रीकरण और ये वाला बी नंबर, इससे हमको मतलब नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आदमी कैसे करे, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी करना है, तो कैसे क्रिएटिविटी करें, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी हमको क्या करें, अगर हम कोई भी चीज अगर सोच रहे हैं तो क्या करें, हम एक ही तरीके से सोचें। ये सही है कि हम तरह तरह से सोचें, यानी कि देखो अगर आपको कोई अगर एक क्वेश्चन अगर दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको एक ही तरह से बना सकते हैं या बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो क्रिएटिविटी किसमें आएगा कि आप एक ही चीज को कन्वर्जेंट यानी अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन मतलब कि एक ही तरह जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा है तो एक ही तरह से आप बना रहे हैं, क्या वो क्रिएटिविटी है। या अगर आपको अगर क्वेश्चन दे रहा है तो आप उसको क्या करें, अलग अलग तरीके से क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या वो क्रिएटिविटी हुआ। तो कौन सा क्रिएटिविटी हुआ, जिसमें हम क्या करें, अलग अलग तरह से अगर हम क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वो हम लोग क्या अभिसारी चिंतन हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया। यानी सृजनात्मकता का मतलब ही वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि क्या करें, आप तरह तरह से सोचें। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक छोटा बच्चा, क्या है, छोटा बच्चा ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालता है। बोला कि एक छोटा सा बच्चा है वो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालता है, यानी कोई भी चीज को पढ़ाते हैं तो वो कैसे अर्थ निकालता है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, क्या प्रक्रिया अन्वेषण द्वारा, यानी एक्टिव, यानी एक्टिव रहता है, अगर हम उसको कुछ भी पढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, हमेशा एक्टिव रहता है, सारा चीज को गौर से सुनता है, यानी खेल कूद कर, या फिर पत्थरों पर किए गए प्रयोग करके, यानी पदार्थों पर, यानी जो उसको पढ़ाया उस पर प्रयोग करके सीखता है, या सहपाठी और वयस्कों के संग सहभागीदारी द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, तो इसमें हमारा क्या है, चारों ऑप्शन क्या है, सही है। अब क्यों सही है हम तुमको बताते हैं कि कैसे सही है। आपको देखो बोल रहा है कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। देखो अगर हम किसी भी बच्चे को, अगर छोटे बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, एक्टिव, यानी सक्रिय अन्वेषण। सक्रिय अन्वेषण का मतलब होता है क्या, कि एक्टिव हो रहा है। एक्टिव का मतलब कि अगर हम उसको कोई चीज बता रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है उसमें। अगर देखो अगर हम किसी बच्चे को अगर हम बताएं, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले उस चीज में, तो वो बच्चा कभी भी सीख नहीं सकता है। अगर बच्चा क्या कर रहा है, उसमें क्या करता है, एक्टिव यानी सक्रिय भागीदारी दे रहा है, कि जो हम तुमको बता रहे हैं वैसा वो कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो क्या है, वो सही है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, सीख सकता है। यानी खेल द्वारा, अगर बच्चे को क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसको खेल खेल के द्वारा में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी सही है। ठीक है, और तीसरा क्या है, यदि पता जो भी चीज हम उसको पढ़ाएं, जो भी चीज हम उसको पढ़ाएं तो क्या करता है, उस पर प्रयोग कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ, अगर सर अगर ये पढ़ाएं तो अगर ये अगर हुआ है तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो क्वेश्चन कर रहा है उसके ऊपर। आखिर हम ये है तो ये क्यों है, आखिर क्यों है इसके वजह, अगर इसके होने का क्या वजह है, जो क्या कर रहा है, प्रयोग ही ना कर रहा है। और तीसरा चौथा क्या है, सहपाठी और वयस्कों के संग सहभागीदारी। सहपाठी का मतलब होता है कि जो आपका क्लासरूम क्लासमेट है
जिसके साथ क्या करते हैं आप बैठते हैं पढ़ते हैं, वो आपका सहपाठी हो जाता है। और व्यस्त का मतलब होता है जो आपसे बड़े हैं, उन दोनों के साथ क्या करते हैं रहकर आप क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि कौन सही है। यानी जो बच्चा है उससे भी क्या कर रहे हैं, जो बच्चा है आपका उससे पूछ रहे हैं कि देखो अगर हम ये सर ये पढ़ाएं तो ऐसा क्यों पढ़ाएं, तो क्या किए आप सहपाठी से क्या करें पूछे कि ऐसा सर पढ़ाएं तो ऐसा क्यों हुआ। जो बड़े हैं तो आप उससे भी पूछे कि भैया हमको बताइए कि अगर सर हमको ये बताएं तो आखिर क्यों हुआ ये चीज, क्या कर रहे हैं आप सक्रिय तो कर रहे हैं ना, भाग ही ले रहे हैं ना उसमें। तो इसमें हमारा क्या है सारा ऑप्शन क्या है सही है, तो हम लोग का डी ऑप्शन इसमें क्या है सही है। चलो हम देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि निम्न में से अधिगम, देखो निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए। देखो निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए, किसमें बल देना चाहिए कि परिवार से सहभागीदार द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करना, यानी वस्तु विषय परखना, यानी दूसरों का निष्क्रिय आकलन करना या अनुकरण करना, यानी उद्दीपन अनुकरण संबंधित द्वारा व्यवहार का अनुबंधान। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि निम्नलिखित में से, सॉरी, निम्नलिखित में से अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है लर्निंग, अधिगम का क्या मतलब होता है लर्निंग सीखना। निम्न में कौन सा दशा विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए, यानी कि अगर हम किसी भी बच्चे को अगर क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं, अगर हम किसी भी बच्चे को क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो अगर यानी सिखा रहे हैं तो उसमें किस चीज पर ज्यादा बल देना चाहिए, ये परिवेश से सहभागीदारी द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करना। तो हम लोग का क्या है पहला ऑप्शन क्या है सही है, क्यों सही है बताते हैं। और ये सारा ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है ये बता रहे हैं। देखो पहले हम क्या लेते हैं निगेटिव को लेते हैं। देखो विषय वस्तु को रटना, हम क्या बताए थे आपको कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो हमको क्या करना है उसको रटना नहीं है। सबसे पहली बात हमको रटना नहीं है, रटने पे फोकस नहीं करना है। सी टैट क्या करती है रटने पर फोकस नहीं करती है, वो किसी को भी क्या ये इजाजत नहीं देते कि आप बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो आप रट कर पढ़ें, क्योंकि अगर वो रट कर पढ़ेगा तो आज नहीं तो कल क्या करेगा वो भूल जाएगा, अगर वो समझ के अगर पढ़ता है तो वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है दूसरों से दूसरों का निष्क्रिय आकलन, यानी कि दूसरा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है लगातार वो अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहा है, वो क्या कर रहा है बस उसका लगातार क्या कर रहा है वो जैसा जैसा कर रहा है उसका नकल करते जा रहा है। तो ऐसे कभी सीखोगे, यानी अगर अगर आपको अधिकरण यानी आपको कुछ सीखना है तो विद्यालय में क्या करेंगे टीचर लोग क्या करेंगे, जो दूसरा स्टूडेंट है जो सही कर रहा है क्या करो उसका खाली क्या करना नकल करना, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग का क्या है परिवेश में सहभागिता, यानी कि परिवेश यानी इन्वायरमेंट में, जैसा कि इन्वायरमेंट है कि अगर पढ़ाई लिखाई का इन्वायरमेंट है उसमें क्या करें एक्टिव लेकर क्या करना है हमको सीखना है। ठीक है, और द्वारा कौशल का विकसन, कौशल का मतलब होता है स्किल, हम अपना स्किल डेवलप करेंगे, ज्ञान का अर्जन करेंगे यानी एक्विजिशन करेंगे, एक्वायर करेंगे ज्ञान को। कैसे ज्ञान करेंगे, यानी हमेशा उस पर क्या करेंगे सहभागीदारी, जो भी चीज हमको पढ़ा रहा है तो उसमें क्या करेंगे हम एक्टिव रहेंगे, हम इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे उसमें कि अगर ये हुआ तो अगर सर अगर ये पढ़ाएं आप तो ऐसा क्यों पढ़ाएं, इसका क्या वजह है, इसका क्या बेनिफिट है हमको। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे जान सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में क्या करना चाहिए परिवेश में सहभागीदारी, यानी जो क्लासरूम में है तो उसमें क्या करना है हमको सहभागीदारी लेना है, यानी उसमें भाग लेना है, हिस्सा लेना, कोई भी एक्टिविटी हो चाहे वो सिंगिंग हो डांसिंग हो प्लेइंग हो, ठीक है, या फिर स्पीच हो, यानी जितना भी चीज होगा स्कूल में जितना भी एक्टिविटी के कराया जाता है इसमें हमको सब में क्या करना है सहभागीदारी लेना है, यानी उसमें भाग लेना है, भाग लेके हमको क्या करना है सीखना है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए यही था क्वेश्चन और हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट